उन्होंने बेसिकली एक तरीके से पॉलिटिक्स में अपना पूरा जंजाल बिछा के रखा था। उन्हीं के खानदार, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के फैमिली, दोस्त, यार, रिश्तेदार, वही सारे मंत्री थे, एमपी थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब पूरी एक फैमिली चला रही थी। और उन्होंने बेसिकली अपने आप को पॉलिटिकल बेनिफिट दिलवाने के लिए न जाने कैसे कैसे प्रोमिसेस किए कि हम श्रीलंका के लोगों का टैक्स कम कर देंगे। वो एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टेट है, लेकिन अगर इंडिया आज ये कहे कि हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ही करेंगे, पेस्टिसाइड वाला बंद कर देंगे, तो ये सोचने में भी कितना इलॉजिकल लगता है। भाई अगर आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एकदम से चालू कर दोगे तो फूड शॉर्टेज आ जाएगी ना, इतना चावल गेहूं आप नहीं उगा पाओगे, फिर 150 करोड़ की पॉपुलेशन को हवा थोड़ी ना खिलाएंगे हम। लेकिन वो बेसिकली मिलिटेंट्स में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि आप किसी एक इंसान को एक लेवल तक ही परेशान कर सकते हो, एक लेवल तक ही परसिक्यूट कर सकते हो। एक इंसान को अगर आप इतना डरा दो कि उसका डर ही खत्म हो जाए, तो फिर वो इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और इंडियन तमिलियंस के साथ एग्जैक्टली वहां पर वही हुआ कि इतना उनका टॉर्चर हो गया, हिसाब से बिल्कुल नहीं चलता। इसीलिए राजीव गांधी का असैसिनेशन भी हमें 1991 में लिट्टे के हाथों देखने को मिलता है। खैर वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। और ये सिविल वॉर, जो ब्रिटिशर्स ने अफ्रीका को भी गुलाम बनाया, तो अफ्रीका की जो ब्लैक पॉपुलेशन थी उनको वहां से खरीदा गया, जबरदस्ती उठाया गया और यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट किया गया, ताकि वो वहां पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का काम कर सकें। या फिर इंडिया के साथ भी ये किया गया था। आपने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स का नाम सुना होगा, जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडियन नेम या हिंदू सेंस देते हैं, जैसे कि सुनील नरेन या राम नरेन। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो रीजन है, वहां से बेसिकली लोगों को उठाया और कैरेबियन आइलैंड्स या फिर बेसिकली आपका जो सेंट्रल अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन रीजन है, वहां पर उनको गुलाम बनाकर बेच दिया। और वहां पर वो, यहां तक कि ये भी बात एक सच है कि वेस्ट इंडीज या कैरेबियन आइलैंड्स वो भी एक देश है जहां पर इंडिया की तरह छठ पूजा आज भी वहां पर की जाती है। और फाइनली हमें पता है कि श्रीलंका की जो सबसे बड़ा पैसे कमाने का जरिया था वो टूरिज्म था, और जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था वो था आपका 2020 का कोविड-19, और पूरी तरीके से टूरिज्म वहां पर बर्बाद हो गया। प्लस यहां पर जो बेसिकली राजपक्षे फैमिली, तो जब भी आपकी कंट्री में ऐसी सिचुएशन आए कि आपका डेट ज्यादा हो चुका है और आपका फॉरेन रिजर्व कम हो चुका है, मतलब आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आने वाले हैं। और श्रीलंका के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। इंडिया ने जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एलपीजी 1991 में किया था, वो ग्रेजुअल तरीके से किया था, धीरे धीरे किया था। लेकिन यहां पर यूएसए के बहकावे में आकर, आईएमएफ की बातों को मानकर श्रीलंका ने एकदम से रैपिड अपना लिबरलाइजेशन कर दिया। और रैपिड लिबरलाइजेशन करने से क्या हो गया कि बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट जो है वो ओपन हो गया श्रीलंका के लिए, और बड़ी बड़ी कंपनी श्रीलंका आने लगी। लोकल जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको इतना ज्यादा कंपटीशन देने लगी कि डोमेस्टिक कंपनीज बंद होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है चहल एकेडमी की इन डेप्थ करंट अफेयर सीरीज में। और इस इन डेप्थ करंट अफेयर सीरीज में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ कंटेम्प्रेरी इश्यूज के भी सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जिनका 360 डिग्री अप्रोच कवरेज किया जाएगा, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को लेकर और भी आसान रास्ते आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। और आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक होने वाला है, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी श्रीलंका क्राइसिस। देखिए, श्रीलंका का जो क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन से होकर गुजरा है। सबसे पहले आपको यहां पर बेसिकली ये समझना पड़ेगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम लोग देखते हैं, 1947 में भारत आजाद हुआ था, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। और एक्चुअली में जब श्रीलंका आजाद हुआ था, तो श्रीलंका की अगर हम लोग सिचुएशन देखें तो बाकी जो बेसिकली साउथ एशियन या एशियन कंट्रीज थी उनसे बहुत ज्यादा बेटर थी। लेकिन आजाद होते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेसिकली हमें श्रीलंका में देखने को मिलती है कि सिन्हाला कम्युनिटी जो थी, जो श्रीलंका की ओरिजिनल कम्युनिटी है, वो मेजॉरिटी में थी, और इंडियन तमिलियंस जो थे वो वहां पर माइनॉरिटीज में थे। अब ये इंडियन तमिलियंस जो है वो बेसिकली श्रीलंका पहुंचे कैसे? देखिए, जो यूरोपियन कंट्रीज थी या फिर जो ब्रिटिशर्स थे, वो जिस भी देश में जाते थे वहां पर उस देश को तो गुलाम बनाते ही थे, लेकिन साथ ही साथ उन देश के लोगों को भी गुलाम बनाकर, स्लेव बनाकर उनको खरीदते बेचते थे और दूसरे देशों में ले जाकर उनसे मजदूरी करवाते थे, काम करवाते थे। जैसे ब्रिटिशर्स ने अफ्रीका को भी गुलाम बनाया, तो अफ्रीका की जो ब्लैक पॉपुलेशन थी उनको वहां से खरीदा गया, जबरदस्ती उठाया गया और यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट किया गया, ताकि वो वहां पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का काम कर सकें। इसीलिए आपको अमेरिका और यूरोप में बेसिकली आज की डेट में ब्लैक पॉपुलेशन देखने को मिलती है। या फिर इंडिया के साथ भी ये किया गया था। आपने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स का नाम सुना होगा, जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडियन नेम या हिंदू सेंस देते हैं, जैसे कि सुनील नरेन या राम नरेश सरवन, रवि रामपॉल, शिव नारायण चंद्रपॉल,
है ना। तो ये बेसिकली आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये शायद इंडिया से रिलेटेड नाम है, हिंदुइज्म से रिलेटेड नाम है, और ये है भी, क्योंकि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अफ्रीका से ब्लैक पॉपुलेशन को अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में एक्सपोर्ट किया, उसी तरीके से इंडिया से उत्तर प्रदेश और बिहार का जो रीजन है वहां से बेसिकली लोगों को उठाया और कैरेबियन आइलैंड्स या फिर बेसिकली आपका जो सेंट्रल अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन रीजन है वहां पर उनको गुलाम बनाकर बेच दिया और वहां पर वो काम करते रहे जनरेशन बाय जनरेशन। बेसिकली फिर वो वहीं सेटल हो गए, वहीं पर उन्होंने शादियां की, वहीं पर फिर उनके बच्चे हो गए और फिर बाद में जब वो एरिया, वो रीजन, वो सारे देश आजाद हुए तो एज अ फ्री कम्युनिटी वो वहीं पर रहने लगे। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो बेसिकली एंसेस्टर्स हैं वो आज भी आपको कैरेबियन आइलैंड में, वेस्ट इंडीज में देखने को मिलते हैं। यहां तक कि ये भी बात एक सच है कि वेस्ट इंडीज या कैरेबियन आइलैंड वो भी एक देश है जहां पर इंडिया की तरह छठ पूजा आज भी वहां पर की जाती है। और इसी तरीके का एग्जाम्पल हमको श्रीलंका और तमिलनाडु में देखने को मिलता है कि तमिलनाडु से बेसिकली इंडियन तमिलियंस को श्रीलंका भेजा गया, गुलाम बनाकर, स्लेव बनाकर खरीदा बेचा गया और मतलब दशकों और करीबन 100-200 साल तक वहां पर उनसे गुलामी करवाई गई। और फिर बेसिकली 1948 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की प्रॉब्लम अंग्रेजों ने भारत में छोड़ दी, उसी तरीके से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की प्रॉब्लम अंग्रेजों ने श्रीलंका में भी छोड़ दी और मेजॉरिटी जो थे वो बेसिकली सिन्हाला बन गए और माइनॉरिटी आपके इंडियन तमिलियन वहां पर बन गए। एक बार जब श्रीलंका 1948 में आजाद होता है तो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है इंडियन तमिलियंस के साथ श्रीलंका में शुरू हो जाता है। लैंग्वेज के नाम पर जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इंडियन तमिलियंस के साथ, अलग अलग तरीके के कानून बना दिए जाते हैं कि एजुकेशन अब सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज में होगी, जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे गवर्नमेंट में वो सिन्हाला लैंग्वेज में होंगे, गवर्नमेंट जॉब उनको मिलेगी जो सिन्हाला बोलना, पढ़ना, लिखना जानते हैं, इलेक्शन भी सिर्फ वही लड़ सकते हैं, और हर तरीके का मेंटल, सोशल, फिजिकल, सेक्सुअल, हर तरीके का एक्सप्लॉयटेशन वहां पर इंडियन तमिलियंस का किया गया। और ये एक्सप्लॉयटेशन और ये टॉर्चर इंडियन तमिलियंस ने करीबन 25 साल 30 साल सहा है वहां पर, और फाइनली इंडियन तमिलियंस जो हैं वो बेसिकली मिलिटेंट्स में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि आप किसी एक इंसान को एक लेवल तक ही परेशान कर सकते हो, एक लेवल तक ही परसिक्यूट कर सकते हो। एक इंसान को अगर आप इतना डरा दो कि उसका डर ही खत्म हो जाए तो फिर वो इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और इंडियन तमिलियंस के साथ एग्जैक्टली वहां पर वही हुआ कि इतना उनका टॉर्चर हो गया कि कब वो रेबेलियन से मिलिटेंट बन गए और कब वो मिलिटेंट से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गए उन्हें खुद नहीं समझ में आया। और उन इंडियन तमिलियंस में से कुछ लोग निकले और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने लिट्टे नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसके लीडर बने प्रभाकरण। और 1983 में श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट होता है और इस सिविल वॉर में एक तरफ लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन तमिलियंस जिनके लीडर प्रभाकरण, और दूसरी तरफ श्रीलंका की आर्मी और बेसिकली श्रीलंका की गवर्नमेंट और सिन्हाला पीपल। और फिर बाद में इसमें बेसिकली इंडियन आर्मी भी शामिल हो जाती है जो इंडिया के प्लान के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलता। इसीलिए बेसिकली राजीव गांधी का असैसिनेशन भी हमें 1991 में लिट्टे के हाथों देखने को मिलता है। खैर वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। और ये सिविल वॉर जो श्रीलंका की गवर्नमेंट और आर्मी एक तरफ और दूसरी तरफ लिट्टे जो 1983 में शुरू होता है वो 2009 में जाकर खत्म होता है। और ये वो टाइम पीरियड था 1983 से लेकर 2009 तक का जब सारी की सारी बेसिकली एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं डेवलपमेंट कर रही थी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस और ग्रोथ ला रही थी अपनी कंट्री में। और इस टाइम पर जो श्रीलंका है वो सिविल वॉर में फंसा हुआ था, यानी श्रीलंका के लिए जो डेवलपमेंट की गाड़ी थी वो प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी। श्रीलंका ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। प्लस इनके बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजंस भी ऐसे रहे, जिस तरीके से ये चाइना के डेट ट्रैप में फंसे हैं उसी तरीके से ये आईएमएफ के डेट ट्रैप में भी फंसे हैं। ये भी इनके साथ प्रॉब्लम रही। 2009 के बाद कम से कम थोड़ी बहुत सिचुएशन इनकी नॉर्मल होने लगी थी फिर, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके का सिविल वॉर 1983 से लेकर 2009 के बीच में सिन्हाला और तमिलियंस के बीच में होता है, उसी तरीके का फिर बेसिकली सिविल वॉर जो है मुस्लिम्स के अगेंस्ट हमको श्रीलंका में देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज श्रीलंका में 2016 से लेकर 19 तक देखने को मिलती हैं। यहां तक कि 2019 में ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट भी हमें श्रीलंका में देखने को मिलता है, जहां पर 3 चर्चेस और 3 होटल्स में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया, जिसमें 253 से ज्यादा लोग मर गए, जिससे कि जो टूरिज्म है एकदम से कम हो गया। फिर फाइनली हमें पता है कि श्रीलंका की जो सबसे बड़ा पैसे कमाने का जरिया था वो टूरिज्म था, और जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था
वो था आपका 2020 का कोविड-19 और पूरी तरीके से टूरिज्म वहां पर बर्बाद हो गया। प्लस यहां पर जो बेसिकली राजपक्षे फैमिली थी, उन्होंने बेसिकली एक तरीके से पॉलिटिक्स में अपना पूरा जंजाल बिछा के रखा था। उन्हीं के खानदार, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के फैमिली, दोस्त, यार, रिश्तेदार, वही सारे मंत्री थे, एमपी थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब पूरी एक फैमिली चला रही थी। और उन्होंने बेसिकली अपने आप को पॉलिटिकल बेनिफिट दिलवाने के लिए न जाने कैसे कैसे प्रोमिसेस किए कि हम श्रीलंका के लोगों का टैक्स कम कर देंगे, छोटे मोटे टैक्सेस खत्म कर देंगे, और बस सरकार में बने रहने के लिए टैक्स कम करते गए। यहां तक कि जो वैल्यू एडिशन टैक्स होता है वो राजपक्षे फैमिली ने 15% से घटा के 8% कर दिया, ताकि लोग खुश हों, अगले इलेक्शन में उन्हें वोट दें। यहां तक कि 2020 के आसपास एक ऐसा वक्त आ चुका था कि इस पूरी दुनिया में सबसे कम इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन श्रीलंका का था। यानी कि बेसिकली वो अपना टैक्स कम करते जा रहे हैं और चाइना से और आईएमएफ से पैसा उधार में लेते जा रहे थे। यानी कि एक टाइम पे 2020-21 में फाइनली ये सिचुएशन आ गई कि श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व था, जिसे हम विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, वो कम हो गया और श्रीलंका का डेट ज्यादा हो गया। तो जब भी आपकी कंट्री में ऐसी सिचुएशन आए कि आपका डेट ज्यादा हो चुका है और आपका फॉरेन रिजर्व कम हो चुका है, मतलब आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आने वाले हैं। और श्रीलंका के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। और फिर बाद में देखा गया कि श्रीलंका जो है अपने कॉलोनियल ईरा का ही इकोनॉमिक पॉलिसी चला रहा था, टी, रबर और गारमेंट इन्हीं का एक्सपोर्ट कर रहा था। जैसे जैसे कोविड आता गया, इनका टूरिज्म कम होता गया, टी का, रबर का, गारमेंट का जो डिमांड है वो भी कम होती गई, एक्सपोर्ट इनके कम होते गए, पैसा इनके पास और कम आ गया। और सोने पे सुहागा वहां की गवर्नमेंट ने एक और बेसिकली वहां पर डिसीजन ले लिया, मतलब एक तुगलकी डिसीजन, कि अब श्रीलंका में जो रबर का, चावल का खेती होता है ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होगी, यानी कि बेसिकली पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया में भी सिक्किम जो है वो एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टेट है, लेकिन अगर इंडिया आज ये कहे कि हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ही करेंगे, पेस्टिसाइड वाला बंद कर देंगे, तो ये सोचने में भी कितना इलॉजिकल लगता है। भाई अगर आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एकदम से चालू कर दोगे तो फूड शॉर्टेज आ जाएगी ना, उतना चावल गेहूं आप नहीं उगा पाओगे, फिर 150 करोड़ की पॉपुलेशन को हवा थोड़ी ना खिलाएंगे हम। लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट को ये लॉजिकल चीज नहीं समझ में आई। बिना किसी अल्टरनेटिव प्रिपरेशन के उन्होंने जो पेस्टिसाइड है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को इंप्लीमेंट कर दिया, और फाइनेंशियल क्राइसिस तो था ही, फूड शॉर्टेज भी बेसिकली फिर हमें श्रीलंका में देखने को मिलता है। ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से बेसिकली जो श्रीलंका है एक बहुत बड़े क्राइसिस में फंसता है। अब सारी की सारी चीजों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, टाइमलाइन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1948 में जब श्रीलंका आजाद हुआ था तो श्रीलंका की जो बेसिकली सिचुएशन या कंडीशन थी बाकी एशियन कंट्रीज या साउथ एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि 1948 में श्रीलंका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 54 इयर्स थी, जो 1948 के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी है। इंडिया की तो 1947 में मुश्किल से 32 इयर्स थी, यानी करीबन 1.75 टाइम्स बेटर थी श्रीलंका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें, यानी जो बच्चे बेसिकली पैदा होते हैं और 1 साल से कम उम्र में उनकी डेथ हो जाती है, वो रेट भी आपको काफी कम देखने को मिलता है। 1948 के हिसाब से काफी कम है ये, 82 पर 1000 लाइफ बर्थ। अब यहां पर बेसिकली टाइमलाइन ये है कि 1970s में आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड रिवोल्ट हो जाता है सोशलिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और 1977 में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि प्रो यूएस गवर्नमेंट जो है पावर में आ जाती है, और प्रो यूएस गवर्नमेंट के चक्कर में जो श्रीलंका है वो बेसिकली बहुत ज्यादा जल्दी लिबरलाइजेशन कर देता है। इंडिया ने जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एलपीजी 1991 में किया था वो ग्रेजुअल तरीके से किया था, धीरे धीरे किया था, लेकिन यहां पर यूएसए के बहकावे में आकर, आईएमएफ की बातों को मानकर श्रीलंका ने एकदम से रैपिड अपना लिबरलाइजेशन कर दिया। और रैपिड लिबरलाइजेशन करने से क्या हो गया कि बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट जो है वो ओपन हो गया श्रीलंका के लिए, और बड़ी बड़ी कंपनी श्रीलंका आने लगी। लोकल जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको इतना ज्यादा कंपटीशन देने लगी कि डोमेस्टिक कंपनीज बंद होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो इन्होंने ग्रेजुअल जो है डेवलपमेंट नहीं की अपने लिबरलाइजेशन में, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। और श्रीलंका साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे पहली कंट्री थी जिसने लिबरलाइजेशन किया था। ठीक, अब देखिए यहां पर बेसिकली श्रीलंका ने लिबरलाइजेशन कर लिया 1970s के डेकेड में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब आप लिबरलाइजेशन कर रहे हैं, आप आईएमएफ से पैसा उधार ले रहे हैं, तो आईएमएफ आपको कुछ गाइडलाइंस देता है, भाई तुम्हें ये फॉलो करना है। जैसे इंडिया ने जब 1991 में
आईएमएफ से पैसे उधार लिए थे, तो इंडिया को बहुत सारी गाइडलाइंस मिली थी आईएमएफ की तरफ से, जैसे कि भाई आप अपना डिवैल्यूएट कर लीजिए, अपने करेंसी की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दीजिए, आप बेसिकली ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाइए, प्लस आप लिबरलाइजेशन को बढ़ाइए, आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाइए, प्राइवेट कंपनीज खोलिए, दूसरी कंपनीज को इंडिया में आने दीजिए, इंडिया की कंपनीज को दूसरे देशों में जाने दीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब आप बराबर से रखिए। श्रीलंका, ये बेसिकली शॉक थेरेपीज कहलाती हैं। आईएमएफ बेसिकली इंडिया को बता रहा था कि देखो हम तुम्हें पैसा उधार दे रहे हैं, तुम्हारी इकोनॉमी भी सुधार के दे रहे हैं, और फिर तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि तुम अपनी सुधरी हुई इकोनॉमी से पैसा कैसे कमाओगे और फिर कमा के पैसा हमें वापस कैसे कर दोगे। ये जो गाइडलाइंस होती हैं आईएमएफ की, वो बेसिकली शॉक थेरेपी कहलाती हैं, कि बेसिकली क्या है कि अगर आप बाइक चला रहे हैं और गड्ढे आ गए अगर रास्ते पर, तो कम से कम आपको धक्के न लगे। ठीक, अब यहां पर बेसिकली श्रीलंका जो है उसने शॉक थेरेपी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जो आईएमएफ ने बोला था, जो वर्ल्ड बैंक ने बोला था। सबसे पहली गाइडलाइन थी कि भाई श्रीलंका, अगर आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये कर रहे हो तो आप एक बार में नहीं कर सकते, एकदम से नहीं कर सकते, आपकी इकोनॉमी को इतनी बड़ी नहीं है कि एकदम से किया गया लिबरलाइजेशन आप बेसिकली झेल लोगे, उसको ग्रेजुअली करना है। श्रीलंका ने ग्रेजुअली नहीं किया, एकदम से सारे के सारे लॉ इंप्लीमेंट कर दिए। उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज थी, उन सब के लिए बेसिकली श्रीलंका एक ओपन मार्केट बन गया कंपटीशन के लिए। और बेसिकली यहां पर क्या होने लगा कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो कभी कंपीट ही नहीं कर पाई, और इस वजह से बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट जो है श्रीलंका में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। यहां पर धीरे धीरे आप देखिए क्राइसिस शुरू होने वाला है श्रीलंका का। अब 1980s में जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो इंडियन तमिलियंस वर्सेस सिन्हाला वाला जो सीन था, यहां पर बेसिकली लिट्टे जो ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर आ चुकी है। और 1983 से लेकर 1983 में एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो श्रीलंका में बेसिकली आपका क्या है, सिविल वॉर शुरू हो चुका है। अब एक तरफ तो श्रीलंका एकदम से लिबरलाइजेशन कर बैठा है, अनएम्प्लॉयमेंट उनके देश में बढ़ ही रहा है, तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो हो ही रहे हैं भाई साहब, लेकिन यहां पर फिर आपको मिलिट्री प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं, यहां पर आपको सोशल प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। लिट्टे जो है वो पूरी तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, और जो नदन आइलैंड, जो सॉरी श्रीलंका आइलैंड का जो नदन पोर्शन और जो ईस्टर्न पोर्शन रहता है, स्पेशली नदन पोर्शन का जो एक रीजन है उसका नाम आपने सुना होगा, जाफना, उसको ये पूरी तरीके से अपना हेडक्वार्टर बना लेता है। बहुत सारी कंट्रीज, इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी लिट्टे को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देती है, और ये सिविल वॉर चल पड़ता है। जब तक ये सिविल वॉर बेसिकली खत्म होता है तब तक बहुत ज्यादा देरी हो चुकी होती है। 2009 तक जो रेलगाड़ी है, ट्रेन है, वो प्लेटफॉर्म से छूट चुकी होती है श्रीलंका के लिए, क्योंकि जब तक सिविल वॉर खत्म होता, श्रीलंका अपनी मिलिट्री सिचुएशंस को नॉर्मल करता, इकोनॉमिक सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करता, तब तक चाइना और इंडिया जैसी इकोनॉमी, बांग्लादेश जैसी इकोनॉमी श्रीलंका को बहुत पीछे छोड़ चुकी थी, और बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड में श्रीलंका बहुत पीछे हो चुका था। इतना पीछे हो चुका था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी श्रीलंका की बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा था। अब यहां पर बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि चलिए कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो तो बेसिकली बर्बाद हो ही रही है, लेकिन अभी भी कॉलोनियल ईरा में ही, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही श्रीलंका की इकोनॉमी फंसी हुई थी। भाई जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया ने बेसिकली अपने 5 ईयर प्लान्स बनाए ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या है, हमारी एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज्ड एग्रीकल्चर बना के चले गए थे और इंडस्ट्री सिर्फ अपने फायदे के लिए शुरू की थी। तो हमने क्या किया, इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपना 1951 से लेकर 1956 तक एग्रीकल्चर पे फोकस रखा कि फूड शॉर्टेज नहीं होना चाहिए इस देश में, पहले देश के लोगों का पेट भरो, उनकी भूख को खत्म करो, उसके बाद डेवलपमेंट करते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने पूरा एग्रीकल्चर पे फोकस किया। अब एग्रीकल्चर पे फोकस किया, हमको ये समझ में आ गया कि भाई फूड की तो शॉर्टेज नहीं होने देंगे। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान में 1956 से लेकर 61 तक इंडिया ने क्या किया, पैसे कमाने के जरिए पैदा किए। फिर हम लोगों ने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, जैसे हमने भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1956 में भेल एस्टैब्लिश कर दिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आज महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनीज आपको देखने को मिलती हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान में इनकी नींव रखी गई। फिर गरीबी हटाओ वगैरह वगैरह चीजें हम लोगों ने शुरू की। यानी इंडिया ने कॉलोनियल ईरा में जो नुकसान झेले थे उनको 5 ईयर प्लान्स में धीरे 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 सॉर्ट करना शुरू किया। श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। श्रीलंका अभी भी वही उगा रहा था, वही टी प्लांटेशन चल रहा है, वही रबर प्लांटेशन चल रहा है, वही राइस आपका एग्रीकल्चर चल रहा है, वही गारमेंट का एक्सपोर्ट चल रहा है। 2-3 चीजों पे बेसिकली श्रीलंका की इकोनॉमी टिकी हुई है। देखिए बिल गेट्स ने एक बात बोलकर गए थे, बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आपकी कमाई का सिर्फ एक ही सोर्स है, अगर आपकी कमाई का
सिर्फ एक ही जरिया है, तो आप गरीबी से सिर्फ एक कदम दूर हैं। ये बिल गेट्स के वर्ड्स हैं। अगर आपका सिर्फ एक ही सोर्स है इनकम का, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। किसी भी देश की इकोनॉमी भी इसी तरीके से बात करती है कि अगर आपकी देश की इकोनॉमी गिनी चुनी चीजों पर डिपेंडेंट है, तो वो दिन बहुत दूर नहीं है कि बेसिकली आपके देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में हम लोग दूर दूर तक नहीं सोच सकते आज, क्योंकि ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो चुकी है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बेसिकली हो जाएगी। ये सब तो बातें हैं ही, लेकिन इसके बावजूद इंडिया का जो इनकम सोर्स है वो किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है ना। एग्रीकल्चर से भी पैसा आता है सर, सेकेंडरी सेक्टर से भी आता है सर, टर्शरी सेक्टर से भी आता है सर, मिनरल फॉरेस्ट रिसोर्सेज से भी आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पर भी आता है, दुनिया भर को उधारी बांट के रखी, वहां से ब्याज का भी पैसा आता है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की खुद की कंपनियां भी हैं, उससे भी पैसा आता है। हर एक चीज से बेसिकली पैसा आता है, क्योंकि अगर एक हाथ चीज डावाडोल हो गई तो दूसरी चीज उसको संभाल लेगी। श्रीलंका में आपको ये बैलेंस ऑफ इकोनॉमी देखने को नहीं मिलता। टी, रबर, गारमेंट, इसी पे बेसिकली इनकी खींची जा रही थी सारी की सारी चीजें, और धीरे धीरे बेसिकली क्या होने लगा, 2012 से लेकर 2022 तक अगर पिछले 10 साल में हम लोग देखते हैं तो टी, रबर, गारमेंट का जो एक्सपोर्ट है श्रीलंका से काफी हद तक कम हुआ है। अब इसके अलावा ये तो एक प्रॉब्लम हो ही गई, इसके अलावा बेसिकली श्रीलंका क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन के नाम पर भी फंस गया। चाइना पे जितना भरोसा किया श्रीलंका ने हम्बनतोता पोर्ट को लेकर, ये बात अलग है कि चाइना से पहले श्रीलंका इंडिया के पास भी आया था, वर्ल्ड बैंक के पास भी गया था, यूनाइटेड नेशन के पास भी गया था, किसी ने हम्बनतोता पोर्ट में बहुत ज्यादा शुरुआत में, मैं 2004 से भी पहले की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट नहीं दिखाया। चाइना ने इसका फायदा उठाया और चाइना ने श्रीलंका को बिल्कुल डेट ट्रैप में ही फंसा लिया। जैसे चाइना बेसिकली क्या है, अफ्रीका को डेट ट्रैप में फंसाता है, छोटी छोटी कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसाता है, जिसे हम लोग बेसिकली एक तरीके से इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन कहते हैं कि भैया सामने वाले छोटे देश को इतना पैसा उधार में दे दो, इतना पैसा उधार में दे दो कि इसकी पुश्तें खत्म हो जाए, जिंदगी बीत जाए इसकी, लेकिन वो पैसा हमें ये वापस न कर पाए। और जब वो पैसा वापस नहीं कर पाएगा तो क्या करेंगे सर, हम उन पैसों से जो रिसोर्सेस तैयार किए गए थे उस देश में, जो प्रॉपर्टीज बनाई गई थी, चाहे वो पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सड़कें हो, वहां पर श्रीलंका की आर्मी जाएगी और बोलेगी कि अभी हमारी टेरिटरी हो गई। चाइना ने यही किया श्रीलंका के साथ, जो अफ्रीका के साथ किया, उनको डेट ट्रैप में फंसा दिया। एक बार उधार दिया, फिर उनको बोला कहीं और से उधार ले लो, फिर कहीं और का उधार वो पे नहीं कर पा रही थी श्रीलंका, तो चाइना ने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें लोन दे देते हैं, तुम हमारे लोन से उसका लोन पे कर दो। फिर कहीं और का उधार चुकाना था, चाइना ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें फिर से लोन पे कर दे देते हैं, तुम कहीं और का लोन चुका। तो जब आप लोन पे लोन लेते जाते हो ना, उधारी पे उधारी आपकी होती जाती है, उसे डेट ट्रैप के नाम से जानते हैं। और ये डेट ट्रैप सिर्फ श्रीलंका के साथ चाइना ने नहीं किया है, कहीं ना कहीं बेसिकली IMF ने भी डेट ट्रैप ही इनके साथ किया है। लोन बहुत ज्यादा होता गया और जो फॉरेन रिजर्व थे इनके, जो विदेशी मुद्रा भंडार था, वो कम होता गया और धीरे धीरे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है इनका कंटिन्यूसली बढ़ता गया। अब यहां पर बेसिकली देखते हैं कि इनका जो बेसिकली इकोनॉमी है बहुत ज्यादा बुरी थी। अब IMF ने बेसिकली इनको कुछ कंडीशंस भी दी थी जो बेसिकली उन्होंने फॉलो नहीं की, जो एक शॉक थेरेपी है। IMF ने इनको कुछ कंडीशन दी थी कि देखो भैया हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि आपको अपना फिस्कल डेफिसिट जो है 2020 तक 3.5% के आसपास तक आपको कम करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या क्या गाइडलाइन दी थी IMF ने, सबसे पहले उन्होंने बोला था कि आपकी जो टैक्स पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन है आप उसको सुधारो, आपका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, बहुत ज्यादा सरकारी खर्चे जो आपके हो रहे हैं उसको आप ठीक करिए, या फिर स्टेट एंटरप्राइज को आप कमर्शलाइज करिए, प्राइवेटाइजेशन थोड़ा सा आप बढ़ाइए, कंपटीशन को थोड़ा सा बूस्ट करिए और फ्री इन्वेस्टमेंट आप लेके रखिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से श्रीलंका की जो GDP है वो कंटिन्यूसली गिरने लग गई। टैक्स रिफॉर्म और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर यहाँ के श्रीलंका के पॉलिटिकल लीडर्स ने, राजपक्षे फैमिलीज ने टैक्स रिफॉर्म के नाम पर टैक्स को कम करना शुरू कर दिया, और इतना कम करना शुरू कर दिया कि बेसिकली जो पब्लिक डेट है वो 30% से ज्यादा हो गया। गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं बचा, श्रीलंका का जो सरकारी खजाना था वो खाली हो गया, फॉरेक्स रिजर्व इनके पूरी तरीके से कम होने लगे। अब यहां पर आप देखिए कि 2019 में गोटबाया जो राजपक्षे हैं उन्होंने बेसिकली एक सिन्हाला नेशनलिस्ट एजेंडा लाया। जैसे इंडिया में हिंदू मुस्लिम होता है ना, तो श्रीलंका में बेसिकली क्या है, सिन्हाला और तमिल के बीच का होता है। तो यहां पर सिन्हाला नेशनलिस्ट एजेंडा लाया
और उसके तहत इन्होंने सच में टैक्स कम कर दिए। मतलब ऐसा होता है ना इंडिया में कि कोई नेता बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, और इलेक्शन के बाद भूल जाता है। इन्होंने वादे किए, और ये पहले ऐसे नेता हैं जिनके वादा करने पर श्रीलंका की सरकार भी पछता रही है और बहुत सारे देश भी अपना माथा पीट रहे हैं कि भाई अगर तुमने जो वादा किया था टैक्स कम करने का, अपना वादा अगर तुम पूरा न करते तो शायद श्रीलंका की हालत अच्छी होती। क्योंकि अगला इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने इतना टैक्स कम कर दिया क्योंकि इनको लगा कि बेसिकली लोग अब टैक्स कम पे करेंगे, तो बेसिकली क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स दोनों कम कर दूंगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोगों को लगेगा महंगाई खत्म हो गई है, मुझे अगले इलेक्शन में फिर जिता देंगे। लेकिन सर टैक्स कम करने के चक्कर में, महंगाई कम करने के चक्कर में आपने अपने देश का सरकारी खजाना पूरा खाली कर दिया और क्राइसिस आ गया आपके देश में। अब 2019 में जब बेसिकली गोटबाया राजपक्षे यहां पर बनते हैं प्रेसिडेंट, तो यहां पर दो मेजर लॉस या हिट श्रीलंका को हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले 2019 में क्या हुआ, ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं श्रीलंका में, 3 चर्चेस और 3 होटल्स में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। क्योंकि 2009 तक जहां पे वो सिन्हाला वर्सेस इंडियन तमिलियंस का यहां पर सिविल वॉर झगड़ा चल रहा था, 2016 से ये सिन्हालाज और बाकी की श्रीलंकन पॉपुलेशन वर्सेस श्रीलंकन मुस्लिम्स हो गया। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स वहां पर बेसिकली बहुत ज्यादा अग्रेसिवली इस्लाम को बढ़ा रहे थे, तो श्रीलंका की गवर्नमेंट और श्रीलंका के लोग ये सह नहीं सके, फिर उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन आ गया, फिर उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन आया तो फिर वो मुस्लिम्स वहां के टेररिज्म पे उतर आए। अब टेररिज्म पे उतर आए तो इन्होंने चर्चेस में और होटल्स में कोलंबो में 2019 में ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 253 लोग मारे गए। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि 2019 से जो फॉरेनर्स थे जो बेसिकली श्रीलंका आते थे, एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करती थी श्रीलंका एक टाइम पे, आज भी लोग जा रहे हैं लेकिन उस लेवल पे अब नहीं जा रहे जैसे 2019 से पहले जाते थे। बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पे हो गए, जो अमेरिकन टूरिस्ट और यूरोपियन टूरिस्ट और ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट यहाँ पर जाते थे, सबने जाना बंद कर दिया। एंड देन फाइनली हम लोग देखते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन, 2020 में कोविड-19 आता है और श्रीलंका का जो टूरिज्म है बुरी तरीके से यहाँ पर गिर जाता है। क्योंकि श्रीलंका बेसिकली 3 चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो अपनी प्लांटेशन पर, टी, रबर और गारमेंट के एक्सपोर्ट पर, दूसरा आपका सर टूरिज्म पर। तो एक तो टी, रबर और गारमेंट का जो एक्सपोर्ट है वो 2012 से कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो ही रहा था, प्लस यहां पर फिर से कोविड भी आ गया, आपने बॉम्ब ब्लास्ट भी कर दिया सर श्रीलंका में, तो टूरिज्म भी गिर गया। सिविल वॉर आपके यहाँ खत्म नहीं हो रहे हैं, 1983 से लेके 2009 तक एक चलता है, फिर 2009 से लेके फिर 2019 तक प्रॉब्लम आ जाती है, प्लस आपके पॉलिटिकल लीडर्स भी अच्छे नहीं है, अपने को इलेक्शन जिताने के लिए देश को वो फाइनेंशियल क्राइसिस में धकेल देते हैं। चारों तरफ से श्रीलंका के लिए सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें, कोई अच्छी न्यूज थी ही नहीं श्रीलंका के लिए, कोई ऐसा स्कोप ही नहीं था श्रीलंका के लिए कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस को अपने रोक सकें। ठीक है, अब दिसंबर 2019 में देखिए यहाँ पर गोटबाया राजपक्षे क्या करते हैं, जो वैल्यू एडिशन टैक्स था उनका वैट, उसको 15% से घटा के कितना कर देते हैं, ये 8% कर देते हैं। और जो छोटे छोटे स्मॉल टैक्स थे, जैसे इनका एक होता था नेशनल डेवलपमेंट ड्यूटी जो 2% का टैक्स होता था, वो भी इन्होंने बेसिकली खत्म कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता था। अब इस वजह से हम लोग ये देखते हैं 2019-20 में पूरी दुनिया में सबसे लोएस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स जो थे वो श्रीलंका में थे। और एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास सर पैसा नहीं है, आपके सरकारी खजाना खाली हो जाएगा, बजट डेफिसिट आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिस्कल डेफिसिट ऑब्वियस सी बात है आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया, पैंडेमिक का तो इंपैक्ट हमको देखने को मिलता ही है, टूरिस्ट यहाँ पर सबसे कम हो गए। और फाइनल जो बेसिकली एक सबसे और बुरा यहाँ पर डिसीजन था, गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग लॉ भी अब यहाँ पर होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लॉज होंगे। और कोई प्रिपरेशन नहीं थी श्रीलंका की, सर आप रबर उगा रहे हो, सर आप टी प्लांटेशन कर रहे हो, सर आप चावल उगा रहे हो, सर आपके यहाँ नारियल की खेती होती है, आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं ना पिछले 70-80 सालों से, ठीक है आपको बहुत ज्यादा शौक आ गया कि आप एनवायरमेंट को अपने बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप पेस्टिसाइड एकदम से बंद करवा रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये एक दिन में नहीं कर सकते, आपको ये करने में भी 10-20 साल लगते हैं। एटलीस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन तो रखिएगा कम से कम, लेकिन श्रीलंका ने वो अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं रखा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, जितना पहले अनाज धान उग रहा था वो एकदम से 50% कम हो गया, लिटरली आधा हो गया, उस वजह से बेसिकली फूड शॉर्टेज आ गई। फूड शॉर्टेज आ गई तो सर फाइनेंशियल क्राइसिस तो पहले था ही, फूड शॉर्टेज की वजह से सप्लाई जो है वो कम हो गई, डिमांड जो है बहुत ज्यादा हो गई, इन्फ्लेशन जो है श्रीलंका में बढ़ गया। और फाइनली श्रीलंका में इस हद तक का फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है कि आईएमएफ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुका है लास्ट ईयर 2022 में कि श्रीलंका जो है इस फाइनेंशियल क्राइसिस से उबर जाएगा, बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इन अ वेरी नियर फ्यूचर, आने वाले 5 से 8 साल या 10 साल, अभी
कोई चांस नहीं है। श्रीलंका को बहुत स्ट्रगल करना है। और जिन पॉलिटिकल लीडर्स ने इनकी ये नैया डुबोई, एट द एंड ऑफ द डे वो पॉलिटिकल लीडर्स अपनी पोस्ट से रिजाइन करके अपने करप्शन का पैसा लेके यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में और अमेरिका में जाकर अभी बैठे हुए हैं। यानी इनके पॉलिटिकल लीडर ही इनका साथ छोड़ के चले गए। इनके कैबिनेट मिनिस्टर, वही सारी की सारी जो राजपक्ष फैमिली है वो इनका साथ छोड़ के चले गई। वो सारे अपने पैसे लेकर यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के अय्याशियां कर रहे हैं और श्रीलंका जो है यहां पर लोगों के साथ स्ट्रगल कर रहा है। तो ये बेसिकली है आपके श्रीलंका के क्राइसिस की। इससे बहुत सारी चीजें श्रीलंका ने भी सीखी हैं, बहुत सारी चीजें दूसरे देशों ने भी सीखी हैं। उम्मीद है कि आपको भी कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा और ये जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको जरूर काम आया। इसी तरीके के टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और बहुत आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएगा, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।